हम्म।
हाँ जी। चालू कर दूँ? कितने जने हो गए? 5 हो गए ना जी? अहमद अब्बास सोनाहन। ठीक है, फिर मैं चालू कर देता हूँ। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग टाइम निकाल के इस डेमो के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम वैभव तिवारी है। मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली के पास, इंडिया में। मेरे कलीग हसन वो नॉर्वे में है। ये डेमो एक छोटा सा हमने रखा है आप लोग को थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए कि VCP 6 है क्या, VMware क्यों हमने रिक्वायरमेंट है, और इंस्टॉलेशन करके उसका देखेंगे। और थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे आपको एक गाइड कर सकते हैं, या कैसे हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसे VMware का फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे आप उसको और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। साल आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल। और जी चालू करते हैं अपनी डेमो। कोई डाउट, कंसर्न, क्वेश्चन हो आप लोग को डेमो के दौरान, तो प्लीज़ फील फ्री टू इंटरप्ट। आप मुझे इंटरप्ट करें और अपना क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछें। प्लीज़ एक बार भी ये मत सोचिएगा कि क्या मैं क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं। मैं समझता हूँ कि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट दैट्स ओके आई गेस। आप लोग क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। जैसा भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई भी कुछ क्वेश्चन या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि VMware के बारे में। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चालू करते हैं कि VMware ही क्यों, VMware की ज़रूरत क्या पड़ी। पहले भी VMware नहीं था, तब भी काम होता था, लेकिन अब VMware एकदम से आ गया, हर कंपनी यूज़ करने लगी। तो क्यों VMware हम यूज़ करते हैं? अगर मैं बात करूँ VMware की, मैंने भी देखा एक दो लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं सबको वेलकम करना चाहूँगा, अहमद, अरबास, अज़हर, फ़रहान, मोबिन, सलमान। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप डेमो के लिए आए। अ, चलिए जी, एक बार मैं VMware का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि VMware जब पहले मार्केट में नहीं था तब कैसे काम होता था, क्या चैलेंजेस थे, VMware की ज़रूरत अब क्यों पड़ी, और हम इसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं VMware की, VMware मार्केट में आया समवेयर अराउंड लाइक 2002-2003 में VMware पहली बार मार्केट में आया। उससे पहले मार्केट में VMware नहीं था। तो उससे पहले काम कैसे होता था, थोड़ा सा एक बार मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेमू जी, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर दें और अपने माइक को आप म्यूट पे कर लें। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर मैं बात करूं कि पहले VMware से पहले इन्वायरमेंट कैसे होता था, तो हमारे पास एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम सर्वर्स रखते हैं। उस लोकेशन को कहते हैं डेटा सेंटर, राइट। अब डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम सर्वर्स रखते हैं, राइट। सर्वर्स रखने के लिए एक बड़ी सी फैसिलिटी है जहाँ पे 24 आवर्स कूलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, एक मेंटेनेंस के लिए पीपल अवेलेबल हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी है, कोई किसी के भी सर्वर को जाके एक्सेस नहीं कर सकता है। उस एक बड़ी सी फैसिलिटी को हम डेटा सेंटर कहते हैं। अब जो डेटा सेंटर होता है, ये हमारा, कुछ कंपनीज अपना खुद का डेटा सेंटर बनाती हैं क्योंकि उसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और कुछ लोग इसे रेंट पे लेते हैं।
जैसे अगर आप फेसबुक की बात करो, गूगल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, अगर आप इनकी बात करोगे, इन सब के आप अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं, राइट। मेरा जो क्लाइंट है, एक यूरोपियन क्लाइंट है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। तो डेटा सेंटर जो रेंट पे आप लेते हो जगह, तो डेटा सेंटर के जो प्रोवाइडर्स हैं, एक वेराइजन है जो आपको रेंट पे डेटा सेंटर की स्पेस अवेलेबल कराता है, एक एक्चुअली जेड है, एस नहीं है, और एक ये AT&T है जो आपको डेटा सेंटर की स्पेस अवेलेबल कराता है। अब आप क्या करते हो कि एक डेटा सेंटर में जाके एक छोटी सी जगह उनसे स्पेस ले लेते हो रेंट पे, और आप वहाँ पे अपने सर्वर्स रखते हो। सर्वर्स रखने के लिए आपके पास रैक्स होती हैं, राइट, ऐसे रैक्स होती हैं, और आप इनमें अपने सर्वर्स जो है माउंट कर देते हैं। ऐसे करके आपके सर्वर्स ये माउंट हो जाते हैं। तो आपके पास ये पहला सर्वर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एंड सो ऑन। आप एक रैक में सर्वर्स माउंट करते हैं। अब कंसर्न आता है कि जब VMware मार्केट में नहीं था तो आपको एक सर्वर चाहिए, राइट। अब सर्वर आई गेस सब समझते होंगे, लेकिन मैं एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट करना चाहूँगा। सर्वर एक बॉक्स होता है, जैसे हमारा डेस्कटॉप है वैसे हमारा एक सर्वर होता है। लेकिन फ़र्क क्या है डेस्कटॉप और सर्वर में, कि सर्वर बहुत रिडंडेंट होता है, उसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, मल्टीपल पावर सप्लाईज होती हैं, हॉट स्वैपेबल रैम होती है, ताकि अगर एक कंपोनेंट कोई फेल कर जाए, अगर एक पावर सप्लाई फेल कर जाए, फिर भी मेरा सर्वर डाउन ना हो। मेरे घर के मशीन पे, मेरे घर के डेस्कटॉप में अगर एक पावर सप्लाई फेल कर गई, एक ही पावर सप्लाई वो फेल कर गई, मशीन बंद हो गई। एक हार्ड ड्राइव है फेल कर गई, मशीन बंद हो गई, रैम फेल कर गई, मशीन बंद हो गई। लेकिन एक सर्वर पे आप क्रिटिकल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं जिस पे एक्चुअल में कंपनी मनी मेक करती है। जैसे अगर आपने एक सर्वर पे सीक्वल डाला, राइट, या आपने सैप इंस्टॉल किया, या आपने अगर ERP इंस्टॉल किया, अगर आपने और भी कोई अगर प्रोफेशनल एक्सचेंज या शेयर पॉइंट एप्लीकेशन डाली, दीज एप्लीकेशंस आर एक्चुअली मनी मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर दी कंपनी। कोई कंपनी अपनी जो प्रॉफिट कमाती, जो भी अपने फाइनेंशियल्स कमाती, वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेसिस पे ही होती है। सर्वर तो एक फाउंडिंग अंडरलाइंग हार्डवेयर है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस रन करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में मनी मेकिंग टूल होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो एक एप्लीकेशन होती है, राइट। तो ये एप्लीकेशंस हमारी डाउन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम सर्वर्स अपनी कंपनी में डिप्लॉय करते हैं। और जो हमारे सर्वर्स होते हैं ये रिडंडेंट होते हैं, ताकि इन पे अगर एक भी कोई भी हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो ये सर्वर्स डाउन ना हो। अब होता क्या है कि थिंक अबाउट अ ईयर, जैसे मैं आपको बोलूँ 1999 या मे बी 2000 या मे बी 2001, राइट। माफ़ कीजिएगा मेरी थोड़ी ये राइटिंग ये पेंट पे बनाते समय माउस पे अच्छी नहीं आ रही है। तो इस टाइम पर VMware मार्केट में नहीं था, या कोई भी वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इस टाइम पर क्या होता था कि अगर आप एक एडमिन है और आपके पास एक कोई भी एप्लीकेशन ओनर आता है और आपसे कहता है कि भाई मेरे को एक सर्वर चाहिए, मुझे को अपनी एक सीक्वल डालना है, इंस्टॉल करना है, या अपनी कोई भी एप्लीकेशन एक इंस्टॉल करनी है, मुझे एक सर्वर चाहिए। आप क्या करोगे, सर्वर के लिए कंपनी को अप्रोच करोगे, मैनेजमेंट को अप्रोच करोगे, आप मैनेजमेंट से अप्रूवल लोगे कि भाई एक सर्वर ख़रीदना है, इस बंदे की रिक्वेस्ट है। क्योंकि सर्वर अगर आप आज की तारीख में भी देखोगे, एक अगर आप एक सिंपल सर्वर भी ख़रीदना चाहो मार्केट में, तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख या उससे ज़्यादा का ही आता है, राइट। अब ये मनी ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कंपनी पे करेगी, वो अप्रूव होना चाहिए। इस पैसे को बोलते हैं केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो होता क्या है कि आपने कंपनी में जितने ज़्यादा सर्वर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये केपेक्स आपका होगा। हर सर्वर के लिए आपको एक केपेक्स एक अप्रूव कराना पड़ेगा, पैसा एक अप्रूव कराना पड़ेगा मैनेजमेंट से। अब होता क्या है कि आपने केपेक्स अप्रूव करा लिया, एक सर्वर आया सर्वर 3 और आपने इसको माउंट कर दिया रैक के ऊपर, राइट। अब मैं आपको इस डेमो से ये मैं आपको थोड़ी एक शॉर्ट वर्जन से ये बताना चाहता हूँ कि पहले VMware आने से पहले इन्वायरमेंट कैसा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर VMware क्यों आया, राइट। तो हर एक सर्वर के लिए आपको एक केपेक्स चाहिए, लाखों रुपए आपने खर्चे करने हैं, तब आपके पास जाके एक सर्वर आएगा। अब वो सर्वर आ गया, आपने इंस्टॉल कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने एप्लीकेशन डाल दी, और आपने एप्लीकेशन ओनर को सर्वर दे दिया, हैंड ओवर कर दिया कि हियर इज़ योर सर्वर, आप इसे यूज़ कर सकते हो।
अब ये सर्वर पे कुछ सीपीयू होगा, कुछ मेमोरी होगी। सर्वर लेवल है, सर्वर एक ये सर्वर है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई एक सर्वर लेवल का सीपीयू भी होगा, ज़्यादा मेमोरी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सर्वर अपना सारा सीपीयू और अपनी सारी मेमोरी यूज़ करता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने इस सर्वर के ऊपर रैम लगाई हुई है 16 GB या मे बी 32 GB या कोई भी आपने अमाउंट लगाई है। एप्लीकेशन ओनर क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादा मेमोरी मांगने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि एक बार सर्वर आ गया फिर तो पैसे अप्रूव होंगे नहीं कंपनी से, जितना ज़्यादा हो सके रैम ले लो। अब उन्होंने रैम ले ली 16 GB या 32 GB सर्वर के ऊपर, और आपने 2 महीने बाद देखा कि जो रैम का यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 60% पहुँचा, और जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 40% पहुँचा, राइट। अब कंसर्न है कि आपने इतने लाखों रुपए खर्च किए और आप ये कभी नहीं चाहते थे कि आपके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होंगे। आपने 40% CPU के तो पैसे दिए नहीं, आपने पूरा CPU एक लिया, तो आप चाहोगे कि आप उसको पूरा फुल्ली यूटिलाइज करें, ना कि उसका मैं 40% ही यूटिलाइजेशन रखूँ। तो प्रॉब्लम आती है यूटिलाइजेशन की, कि आपके पास जो फिज़िकल सर्वर के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस CPU और रैम जो होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर नहीं कर पाते, और जो बचा हुआ पार्ट है CPU और मेमोरी का वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, राइट। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप बोलोगे कि अगर सर्वर 3 में कुछ CPU अनयूज है तो मैं सर्वर 2 के साथ शेयर कर लेता हूँ या मे बी सर्वर 1 को दे देता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। आप हमेशा उसको एक फिज़िकल बॉक्स में ही रहेगा। अगर वो यूज़ करता है ग्रेट, नहीं यूज़ करता है तो वो अनयूज्ड है। उसके बाद कंसर्न आता है कि डेटा सेंटर में रैक्स होती हैं। ये जो सर्वर्स आप जिन पे माउंट करते हैं ये एक्चुअली रैक्स होती हैं। अब होता क्या है कि कहने के लिए तो छोटी सी चीज़ लगती है कि भाई एक रैक भर गई तो मेरी दूसरी रैक है, मैं दूसरी रैक में अपने सर्वर्स लगा दूंगा, लेकिन डेटा सेंटर में आपको स्पेस का पैसा पे करना पड़ता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो क्लाइंट है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, उनके रीजनल डेटा सेंटर्स हैं। उनका डेटा सेंटर अटलांटा में है, यूरोप में है, सिंगापुर में है और एक न्यूजीलैंड में है। तो होता क्या है कि जो उनका अटलांटा में जो उनका डेटा सेंटर है वो एक मान लीजिए कि कमरा टाइप का है जो उन्होंने लिया हुआ है, और उसका जो महीने का पे करते हैं, जो AT&T को बिलिंग होती है, वो तकरीबन $25,000 के आसपास की होती है। ये साल की नहीं है, ये महीने की है। तो अगर आप साल में देखोगे तो तकरीबन ये बन जाती है $3 लाख। $3 लाख वो सिर्फ जगह का ले रहे हैं AT&T से, जहाँ पे अपने सर्वर्स रखेंगे और वहाँ से उनको मैनेज करेंगे। ये एक लोकेशन है, ऐसे कितनी सारी लोकेशंस हैं, तो कितना पैसा पे करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा सर्वर्स रखेंगे आपको ज़्यादा जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह के लिए आपको ज़्यादा पे करना है। तो स्पेस एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जब आप डेटा सेंटर रेंट पे ले रहे हैं, राइट। आपका अपना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब रेंट पे आप स्पेस ले रहे हो तो आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। फिर एक कंसर्न आता है कि आपने एक सर्वर ख़रीदा, मैं कहता हूँ सर्वर आपने HP का ख़रीदा, डेल का ख़रीदा, राइट, IBM का ख़रीदा, किसी भी कंपनी का आपने सर्वर ख़रीदा। अब इस सर्वर पे आपको एक्टिविटी करनी होती है। विथ टाइम आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। फर्मवेयर क्या होता है कि एक डेस्कटॉप पे आपने एक नेटवर्क कार्ड लगाया। अब आप क्या करते हो, Windows 7 के अंदर जाकर उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो ताकि Windows 7 उस नेटवर्क कार्ड के साथ बात कर सके। ड्राइवर्स ये कम्युनिकेशन पॉसिबल करता है। अब जो नेटवर्क कार्ड है उसके अंदर भी तो कुछ कोडिंग होगी, उसके अंदर भी तो कुछ कमांड्स होंगे, राइट। अगर आपको उन्हें अपग्रेड करना है, उनको आपको अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए फर्मवेयर होता है, राइट, जो आपको हर एक वेंडर प्रोवाइड करता है। तो जितने भी मेरी सर्वर्स होते हैं, चाहे वो HP का हो, डेल का हो, IBM का हो, टाइम के साथ आपको सर्वर के ऊपर एक फर्मवेयर वर्जन अपग्रेड करना पड़ता है। फर्मवेयर वर्जन अपग्रेड करने के लिए आपको एक डाउन टाइम चाहिए कि आप सर्वर को शट डाउन करोगे, फिर उनकी ISO इमेज माउंट करोगे और फिर आप उस पर जो है अपग्रेडेशन चालू करोगे। अब मान लीजिए आपका जो सर्वर 3 है इस पर एक सीक्वल रन हो रही है, राइट, और सीक्वल वाला बंदा कहता है कि मैं तो डाउन टाइम अभी नहीं दे सकता, मेरी कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रही है, या अभी क्रिसमस टाइम है या न्यू ईयर टाइम है, मैं भी इसको शट डाउन नहीं कर सकता, और आपको सर्वर पे मेंटेनेंस करनी है। तो इसमें क्या होगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आप में भी उसको एप्लीकेशन ओनर को फॉलो करोगे, बोलोगे रात में डाउन टाइम दो, कभी भी डाउन टाइम दो, बट मुझे एक्टिविटी करनी है। एक मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं कैसे इतने सर्वर्स को मेंटेन करूं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में सर्वर्स होंगे
उतना ही आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उतने ही आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स तो एक होती हैं, उसके बाद अब एक नई प्रॉब्लम क्या आई है, आती है ग्लोबल वार्मिंग की। आजकल हर चीज़ क्लाइमेट से लेकर बहुत है कि हर चीज़ गो ग्रीन होनी चाहिए, कुछ भी पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। जितने ज़्यादा सर्वर्स आप रखोगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। हर कंपनी का टारगेट होता है कि मैं जितना कम से कम हूँ एक ग्लोबल एमिशन जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करूँ। हर कंपनी एक गो ग्रीन कंपनी बनना चाहती है, लेकिन आप जितने ज़्यादा सर्वर्स रखते हैं उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। अब जो ये प्रॉब्लम्स है, ये किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये हर कंपनी की प्रॉब्लम है, राइट। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू गूगल की ये प्रॉब्लम है या HP के साथ प्रॉब्लम है, डेल के साथ प्रॉब्लम है, हर कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे आजकल मार्केट में एक टर्म आया है क्लाउड। क्लाउड की आजकल सब बातें करते हैं, राइट। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क्लाउड मेरा है, या माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही क्लाउड बोलूँगा और HP क्लाउड नहीं बोलेगा, या डेल क्लाउड नहीं बोलेगा, या फेसबुक क्लाउड नहीं बोल सकता। हर कोई क्लाउड को यूज़ करता है। क्लाउड एक टर्मिनोलॉजी है, इट इज़ जस्ट अ टर्म जो अभी डेवलप हुआ है। ऐसे ही जब ये सारी प्रॉब्लम्स आई, राइट, दिस इज़ अबाउट 99, 2000, 2001 में जब ये हर कंपनी को प्रॉब्लम आ रही थी, तब एक टर्म मार्केट में आया और उस टर्म को कहने लगे हाइपरवाइजर। अब ये हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर की अगर आप एक ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे गूगल पे, तो आपको ये आंसर मिलेगा, एक ऐसी एप्लीकेशन दैट कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मेरा विंडोज़ 7 रन हो रहा है, ये लिनक्स रन कर रहा है, ये विंडोज़ 2003 रन कर रहा है, यहाँ पे मैं यूबंटू रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं XP रन कर रहा हूँ, 2008 रन कर रहा हूँ, यहाँ पे 2012 रन कर रहा हूँ। तो मेरा एक ऐसा एप्लीकेशन ऑन विच आई कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, दे ऑल विल रन एज सेपरेट एंटिटीज। मतलब इनको पता भी नहीं कि इनके आसपास कौन है, इनको लगता है मैं हूँ और मैं ही अकेला हूँ। ये एक हाइपरवाइजर होता है जो ये कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकता है। अब हाइपरवाइजर जो होते हैं जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 हाइपरवाइजर का मतलब होता है जो बेयर मेटल सर्वर पे इंस्टॉल हो जाए। बेयर मेटल सर्वर का मतलब है, आज आपको मैं बोलता हूँ कि भाई आपको एक ESXi इंस्टॉल करना है, आप क्या करोगे, आप HP फ़ोन करोगे या डेल फ़ोन करोगे और आप एक सर्वर ऑर्डर करोगे। सर्वर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, सर्वर आपके पास आ गया आपकी कंपनी में रैप्ड, आपने उसको पूरा अनपैक किया, माउंट किया एक रैक पे। अब उस सर्वर में क्या है? उस सर्वर में कुछ नहीं है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें सिर्फ मेटल लगा है, डिस्कें लगी हैं, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई, ऑल मेटल इज देयर, बट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन उसके अंदर रन कर रहा है? नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं रन कर रहा है। अब आप क्या करोगे, अपना जो हाइपरवाइजर है वो आप उस बेयर मेटल सर्वर पे रन कर दो, आप इंस्टॉल कर दोगे, राइट। तो ऐसा हाइपरवाइजर जो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए, हार्ड ड्राइव में कुछ हो ना हो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक हार्ड ड्राइव चाहिए, एक सर्वर चाहिए। जैसे आपको मैं अगर एक लैपटॉप दूँ, मैं आपको बोलूँ विंडोज़ 7 आप इस पर इंस्टॉल कर दो, आप क्या करोगे, विंडोज़ 7 की CD डालोगे और इंस्टॉल कर दोगे विंडोज़ 7। वैसे ही हाइपरवाइजर टाइप 1 इंस्टॉल होता है। आपके पास CD है, ISO है, आपने माउंट किया और आपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। ये हो गए टाइप 1 हाइपरवाइजर। फिर आता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर होते हैं जैसे VMware वर्कस्टेशन है, फ्यूजन है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल PC आता है, ओरेकल का आता है ओपन सैंडबॉक्स। इनको क्या होता है, इनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मतलब आपके पास एक सर्वर है, उस सर्वर पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और उसके ऊपर आप ये टाइप 2 हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे। थिंक अबाउट इट कि टाइप 2 हाइपरवाइजर एक ये EXE फाइल है, राइट। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने VLC इंस्टॉल करना है या WinRAR इंस्टॉल करना है या अपने विंडोज 7 पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, राइट। आप क्या करोगे, EXE है, डाउनलोड करोगे, डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल कर दोगे। वो EXE क्यों इंस्टॉल होती है? क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सपोर्ट करने के लिए।
हाइपरवाइजर टाइप 2 मेरे वैसे ही हैं। एक ये बस EXE फाइल्स होती हैं, 500 MB 600 MB की EXE फाइल्स होती हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉल करो और उस एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। ये टाइप 2 हाइपरवाइजर्स होते हैं। कंपनीज में आपको हमेशा टाइप 1 हाइपरवाइजर ही मिलेगा, टाइप 2 आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं, जो मेरे टाइप 1 हाइपरवाइजर हैं वो मार्केट में कुछ अवेलेबल हैं, जैसे VMware का आता है vSphere, राइट। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V, फिर आता है Citrix का Zen सर्वर कहते हैं, और लिनक्स का आता है KVM। ये मार्केट में कुछ प्रोमिनेंट टाइप 1 हाइपरवाइजर हैं, ये सब के सब टाइप 1 हाइपरवाइजर, राइट। टाइप 1 हाइपरवाइजर ही हमेशा कंपनीज में यूज़ होते हैं, कभी टाइप 2 यूज़ नहीं होता है। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पिक्चर, कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स आई तो मार्केट में एक टर्म आया हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर की डेफिनेशन होती है कि एक एप्लीकेशन दैट कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद इन इटसेल्फ एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिस्टरप्टिंग ईच अदर। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपने अंदर रन कर सकता है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये हाइपरवाइजर की डेफिनेशन है। हाइपरवाइजर मेरे दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होता है जो एक बेयर मेटल सर्वर पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए, जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और टाइप 2 होता है उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। अब VMware ने मार्केट में अपना पहला हाइपरवाइजर निकाला टाइप 1 वे बैक इन 2002 या 2003 में बोलूँ, राइट। और उस हाइपरवाइजर को उन्होंने नाम दिया ESX। ESX का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक स्काई एक्स। क्या मतलब है, क्यों कंपनी ने नाम रखा, भगवान जानता है, इसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस नाम उन्होंने ESX रखा जिसका फुल फॉर्म ये होता है। अब ESX को आप हाइपरवाइजर कह सकते हो, दिस इज अ हाइपरवाइजर, राइट। और हाइपरवाइजर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक OS भी है, करेक्ट। अब जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था VMware को, अब VMware के पास ऑप्शन क्या थे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए? या तो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता, माइक्रोसॉफ्ट को बोलता कि अपना 2003 का तुम कोड मुझे दे दो और मुझे उसमें अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, जो माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं करने देता। या उनके पास ऑप्शन था लिनक्स पे जाए, जो एक ओपन सोर्स है और कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। VMware ने अपना इन हाउस कुछ नहीं बनाया। VMware ने कहा कि हम रेड हैट को अप्रोच करेंगे। इन्होंने रेड हैट को अप्रोच किया और इनका रेड हैट के साथ टाई अप हो गया। इन्होंने क्या किया कि रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया और अपने हाइपरवाइजर ESX की कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर इंटीग्रेट कर दी, राइट। तो मतलब पहले रेड हैट आया, फिर उसी के अंदर उन्होंने अपना ESX का इंटीग्रेशन कर दिया और उसको उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया ESX के नाम से। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप इस ESX को पहली बार पावर ऑन करते थे, ये बूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। हेलो,
जी दोबारा। जी, सो कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से शायद फवाद जी ने कॉल ड्रॉप कर दिया। लेट्स कंटिन्यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके जी, कमिंग बैक टू द स्क्रीन। तो ई एस एक्स वी एम वेयर ने क्या किया, उन्होंने अपना जब पहला हाइपरवाइज़र निकालना था तो उन्होंने रेड हैट के पास हो गए, उन्होंने बोला कि हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो और हम उसमें अपने हाइपरवाइज़र की कैपेबिलिटीज़ इंटीग्रेट करके उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। रेड हैट ने बोला कि दैट्स फाइन, प्रीटी ओके। उनकी आपस में डील हुई और मार्केट में ई एस एक्स आ गया। अब आप ई एस एक्स कहो, हाइपरवाइज़र कहो, एंड दिस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब हुआ क्या, रेड हैट इंस्टॉल होने की वजह से जब आप ई एस एक्स को पहली बार पावर ऑन करते थे तो उसमें बूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि पहले पूरा रेड हैट लोड होता था, फिर ई एस एक्स की इंटीग्रेटेड सर्विसेज लोड होती थी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते थे। तो बूटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा था। जो स्पेस लगता था इंस्टॉल होने में वो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 700 MB 800 MB का स्पेस लगता था इंस्टॉलेशन होने में, राइट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि अगर आप आज के सर्वर्स देखोगे, आई मीन जो विंडोज़ में 2016 आने वाला है, इसमें इन्होंने एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं नैनो सर्वर का। नैनो सर्वर क्या है, और 2012 में इनका कोर सर्वर आते थे। ये कंसेप्ट क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी आपको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही सर्विसेज आप इनेबल करो, बाकी और किसी सर्विस को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एक अनवांटेड सर्विस को एक्टिवेट करते हो, इनेबल करते हो, तो उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र भी एक्सेस कर सकता है या उसका एडवांटेज ले सकता है, जो आप नहीं चाहते हो अपने इन्वायरमेंट में। आप हमेशा चाहते हो कि एक सर्वर पे वही सर्विसेज चलें जो उसको रिक्वायर्ड हो, और कोई सर्विस अगर उसे नहीं चाहिए वो स्टॉप कर देनी चाहिए या डिसेबल कर देनी चाहिए, राइट। अब उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा सर्विसेज लगेंगी उतना ज़्यादा स्पेस लेगा, तो एक स्पेस रिक्वायरमेंट एक कंसर्न था। उसके बाद रेड हैट कभी कोई भी अगर पैच निकालता था तो वीएमवेयर को भी वो पैच इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि ये रेड हैट के साथ बाइंडेड था, राइट। एंड लास्ट क्या होता था कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर उतने ही लूप होल्स होंगे कि उसको ईजिली कोई अनऑथराइज यूज़र एक्सेस कर सकता है या कहीं भी उसमें से ग्लिच फाइंड करके वो उसका अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वीएमवेयर ने अपना मार्केट में एक सेकंड हाइपरवाइज़र निकाला, जिसका इन्होंने नाम दिया ई एस एक्स आई। आई मतलब इंटीग्रेटेड या एम्बेडेड आप कह लो। इसमें इन्होंने क्या किया, ये रेड हैट को इन्होंने कम्प्लीटली डू अवे कर दिया। इन्होंने कहा रेड हैट हमें अब नहीं चाहिए। इन्होंने अपना इन हाउस मतलब इन्होंने अपने डेवलपर्स लिए और इन्होंने अपना थिन लिनक्स बेस कर्नल बनाया। इन्होंने कहा कि हम लिनक्स को डाउनलोड करेंगे ओपन सोर्स को, और उसमें खुद हम अपनी कैपेबिलिटीज़ इंटीग्रेट करेंगे, हमें कोई रेड हैट या किसी भी और एक एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो बूटिंग टाइम था वो बहुत ही फास्ट हो गया, राइट। जो स्पेस लगती थी वो बहुत कम हो गई, जो पैचेस आते थे वो बहुत कम हो गए, और जो लूप होल्स होते थे वो भी बहुत कम हो गए। ये कुछ कोर डिफरेंसेस हैं जो ई एस एक्स और ई एस एक्स आई में थे। ई एस एक्स जब लॉन्च हुआ तो उसका वर्जन 1 था, फिर 2 आया, 2.5 आया, 3 आया, 3.5 आया, 4.0 आया और 4.1 आया। ये ई एस एक्स के वर्जन हैं। ई एस एक्स आई चालू हुआ 4.0 से, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 और 6.0। ये ई एस एक्स आई के वर्जन्स हैं। तो आपको मार्केट में अब सिर्फ ई एस एक्स आई ही मिलेगा, ई एस एक्स अवेलेबल भी नहीं है। अगर आपकी कंपनी में कोई ई एस एक्स रन आप कर रहे हो तो उसको आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ई एस एक्स को आप डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते, राइट। तो वीएमवेयर अपना मार्केट में पहली बार 2003 में ई एस एक्स लेकर आया, उससे ग्रेजुअली नए वर्जन्स आते रहे, और फिर वीएमवेयर अपना ई एस एक्स आई मार्केट में लेकर आया कि ये एक मोर स्टेबल वर्जन है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स, राइट। ये एक छोटी सी बैकग्राउंड की हिस्ट्री है कि वीएमवेयर क्यों आया, कैसे मार्केट में आया, वीएमवेयर से पहले क्या चलता था, वीएमवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वीएमवेयर एज अ कंपनी
क्या ऑफ़र करती है, राइट, क्या उसके ट्रैक्स हैं, क्या अवेलेबल है मार्केट में। और हम बात करते हैं वीसीपी की, जिस डेमो के लिए हम आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका एक थ्योरी बताना चाहूँगा, उसके बाद हम क्विकली लैब पे चल के मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाना चाहूँगा। अब VMware ने मार्केट में बोला कि जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है वो उसके उन्होंने कुछ डिविजन्स बना दिए। पहला डिवीजन उन्होंने बनाया डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। अगर आप अपने सर्वर को वर्चुअलाइज करना चाहोगे तो उसके लिए आपको यूज़ करना है डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। अगर आप अपने डेस्कटॉप्स को वर्चुअलाइज करना चाहोगे तो उसके लिए आता है होराइजन। अगर आप क्लाउड सेटअप करना चाहते हो तो VMware का क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अपना नेटवर्क वर्चुअलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आता है NSX, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है मेरा DCV, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। अब VMware कहता है कि उसके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे पहला बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन है VCA, VMware सर्टिफाइड एसोसिएट। फिर आता है VCP, VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल। फिर आता है VCAP। VCAP में 2 डिविजन्स आते हैं, DCA। VCAP का फुल फॉर्म होता है VMware सर्टिफाइड एडवांस प्रोफेशनल। DCA होता है डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन। और DCD होता है डेटा सेंटर डिज़ाइन। और हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है VCDX, VMware सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं VCP की, राइट। ये डिफरेंट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप HP की बात करो, सिस्को की बात करो, हर कंपनी के अपने कुछ लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस है। सर्टिफिकेशंस का सिर्फ मतलब इतना होता है कि जब आप एक सर्टिफिकेशन को अटेन कर लेते हैं, जब आप अचीव कर लेते हैं, तो आप एक क्वालिफाइड हैं वेंडर की नज़र में कि आप ये काम कर सकते हैं, राइट। इससे सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होती है। अब जो VCP सर्टिफिकेशन है मेरा, इसमें VMware कहता है कि आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। ये VMware का एक ऑफिशियल लिंक है जहाँ पर जाके VMware डिफ़ाइन करता है कि जब आप VCP VMware से पढ़ने आओगे तो वो आपको क्या क्या सिखाएंगे। ये मैंने नटशेल में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको पूरी एक नॉलेज दूंगा जो VCP के लिए रिक्वायर्ड होती है। हम VMware के साथ ऑफिशियली बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। हमारा और VMware का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम एक प्राइवेट बॉडी हैं जो आपको नॉलेज और प्रैक्टिकल शो करते हैं, दिखाते हैं और आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है। हम आपको यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मैं इस ट्रेनिंग के बाद, जब आप हमारे साथ इनरोल करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद आप VMware का एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो गए। नहीं, हम आपको सिर्फ VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल के जो टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज देते हैं। अगर आप VMware का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा जो VMware ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है। हम VMware से बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, क्योंकि जो आपको VMware ऑथराइज इंस्टीट्यूट में बंदा पढ़ाता है वो एक VCI होता है, VMware सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, जो मैं नहीं हूँ, राइट। मैं सिर्फ VCP 5.1 और 5.5 सर्टिफाइड हूँ और मैं 6 पे अब काम कर रहा हूँ। और इस साल मैं VCP 6 सर्टिफिकेशन के लिए मैं अप्लाई करूँगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो मैं आपको यहाँ पे VCP पढ़ाऊँगा फ्रॉम A to Z, जितने भी पॉइंट्स कवर होते हैं। और जो हमारे पॉइंट्स कवर होते हैं वो इन अ नटशेल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्चुअलाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर क्या होता है, ESXi को इंस्टॉल करना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्चुअल मशीन्स बनाना, उनके ऑप्शन समझना, बहुत सारे ESXi हो तो उनको मैनेज कैसे किया जाए, उसके लिए एक वर्चुअल सेंटर होता है। नेटवर्किंग आप कैसे मैनेज करेंगे, हर ESX पे आपको नेटवर्किंग अगर करनी हो तो आप कैसे करोगे। उसके बाद आप स्टोरेज कैसे मैनेज करोगे, वर्चुअल मशीन्स आप कैसे मैनेज करोगे, उसके जो अदर फीचर्स होते हैं जैसे क्लोनिंग, टेम्पलेट, स्नैपशॉट, VApps, आप इनको कैसे मैनेज करोगे, कितना CPU, कितना मेमोरी आप एक VM को देते हो, कैसे उसके ऑप्शंस मैनेज किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। HATRS क्या होता है ये आपको बताऊंगा। और एक ESX को पैच कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास कोई डेडिकेटेड, अगर मैं बोलूँ कि कोई SAN हो या डेडिकेटेड नेटवर्क हो या मेरे पास कुछ स्विचेस हों, वो हमारे पास लैब में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अपने लैब की बात करूँ, मेरे पास एक ये डेस्कटॉप है जिसमें मैंने SSD लगाई हुई है,
ताकि स्पीड फास्ट रहे। एक मैंने i7 का प्रोसेसर लगाया हुआ है और रैम लगाई हुई है, और ये मैंने VMware का वर्क स्टेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। ये VMware वर्क स्टेशन एप्लीकेशन के अंदर हम सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, राइट। ESXi इंस्टॉल होना, उनकी आपस में नेटवर्किंग करना, वो कैसे कम इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको अपनी लैब के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है जिसमें मैंने DHCP की सर्विस इंस्टॉल करी हुई है, ताकि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है वो IP एड्रेसेस लीज आउट कर सके। एक ये मैंने विंडोज 7 की मशीन बनाई हुई है जिसके थ्रू मैं अपने ESXi को मैनेज करूँगा। जैसे आप लोग ने लिनक्स पे काम किया होगा या विंडोज सर्वर पे काम किया होगा, तो लिनक्स को मैनेज करने के लिए एक टूल आता है पुट्टी, कुछ KB का टूल होता है जिसके थ्रू आप लिनक्स सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं। तो पुट्टी एक सिर्फ टूल है जिसके थ्रू आप कनेक्शन बनाते हैं अपने लिनक्स सर्वर पे। ऐसे ही विंडोज़ में एक मेरा टूल आता है जो होता है रिमोट डेस्कटॉप, और इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप कनेक्शन बनाते हो अपने जिस भी विंडोज सर्वर पे आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप यहाँ से उसका कनेक्शन बनाते हो, राइट। ऐसे ही ESXi में एक टूल होता है मेरा जिसे कहते हैं VI क्लाइंट। उस VI क्लाइंट के थ्रू आप कनेक्शन बनाते हो अपने ESXi को मैनेज करने के लिए, राइट। अब एक बार हम क्विकली इसका इंस्टॉलेशन चालू करते हैं कि ESXi को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वर्क स्टेशन में एक मशीन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ESXi को इंस्टॉल करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने ESXi का इमेज चूज़ किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये मुझको पूछता है कि आप इमेज कहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को अपनी मशीन पे रखना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि मैं इसे अपनी SSD ड्राइव के अंदर रखूँगा और ESXi 6 इसका नाम देता हूँ। ओके, कौन सी की दब गई है क्या? ओके, मेरे लैपटॉप में कोई की दब गई है बिकॉज ऑफ विच नंबर्स नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए मैं इसको ESXi छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है कि कौन सी की मैंने दबा दी है, राइट। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कितना CPU कितना मेमोरी में देना चाहता हूँ उस मशीन को जो मैं बना रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल्स स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ नेटवर्क है बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ये जो ऑप्शंस हैं वर्क स्टेशन के हैं, दिस इज़ जस्ट देयर कि एक VM बनाने के लिए। रेस्ट जो बेसिक इसके ऑप्शंस आएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, जो हमने जानने हैं जो फ्रॉम द vSphere पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये वर्क स्टेशन एक सिर्फ टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, राइट, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं VM बनाने के लिए। रेस्ट हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ अंदर करेंगे। यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ कि मेरी जो डिस्क साइज़ है वो 15 GB मेरे लिए बहुत है, और मैं इसका इंस्टॉलेशन जो है इनिशिएट करता हूँ। ESXi को इंस्टॉल करने के लिए कहता है कि आप जो आपने ISO लगाई है आप उससे बूट कराना चाहते हो कि किसी लोकल डिस्क से बूट कराना चाहते हो। मेरे पास लोकल डिस्क में कुछ है नहीं, तो मैं ISO से बूट कराता हूँ। जैसे विंडोज 7 आप एक ISO से बूट कराते हो, वैसे ही आप इसको भी बूट करा सकते हो। मैं क्विकली अपना एक बार लैपटॉप चेक कर लूँ, उसमें कीज क्यों नहीं, ओके कीज काम कर रही हैं, ओके। ये बेसिक, जैसे आप कभी विंडोज़ अगर आप इंस्टॉल करते हो तो नीचे लिख कर आता है कि विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स, वो सारी जो फाइल्स होती है वो रैम में जाती हैं, राइट, और तब उसका इंस्टॉलेशन चालू होता है। सेम यहाँ पर भी है कि जब ESXi पहली बार लोड होता है वो अपनी फाइल्स रैम पे डालता है और फिर अपना इंस्टॉलेशन चालू करता है। यहाँ पे हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, ESXi का हम वर्जन देख सकते हैं, क्या बिल्ड है, बिल्ड मतलब अपडेट 1 है, अपडेट 2 है, इसका ये इंटरनल नंबर्स होते हैं। और अभी हम VMware वर्क स्टेशन के अंदर मशीन बना रहे हैं इसलिए VMware लिख कर आ रहा है, नहीं तो HP, डेल,
जो भी हार्डवेयर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लिख कर आती, क्या सीपीयू चल रहा है, कौन सी कितनी हमने रैम दी हुई है, ये बेसिक डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। यहाँ पे हम 2 मिनट वेट करेंगे, जब जैसे ये बार एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस आएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए हमें बस 3-4 बेसिक ऑप्शंस हैं जो फॉलो करने हैं, और बाकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो जाती है। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसके पार्टीशंस चेंज कर सकें, या VMware जो डिफ़ॉल्ट पार्टीशंस बनाता है उसमें कुछ साइज़ बढ़ा सकें या कुछ चेंजेस कर सकें। ये VMware रेकमेंड नहीं करता है। VMware कहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन हो रहा है आप उसको होने दो। बाद में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो कि लॉग फाइल्स कहीं डालनी है या डंप कलेक्टर आपने जनरेट करना है, ये सब बात की चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे आ जाता है। एक मिनट दीजिएगा जी, मेरा सेशन टूट गया मेरी लैब का। क्या इट इज बैक। ओके, यहाँ पे ये मेरे को स्क्रीन देता है और ये स्क्रीन में लिखा हुआ है वेलकम टू VMware ESXi 6.0.0 इंस्टॉलेशन। VMware ESXi 6.0 installs on most systems, but only systems on VMware compatibility guide are supported। इसका मतलब ये है कि कोई भी वेंडर होता है, राइट, जैसे VMware है या माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपनी एक डिफाइंड HCL निकालते हैं, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट। जैसे VMware कहता है कि अगर आपको ESXi रन करना है तो ये मेरे सर्टिफाइड सर्वर्स की लिस्ट है जिनके ऊपर आप ESXi को इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो घर की मशीन है मेरी या मेरी लैब है, राइट, मैं इस पर अगर इंस्टॉल करना चाहूँ ESXi मैं इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन जब सपोर्ट की बारी आएगी, जब मैं कभी अगर VMware को ऑफिशियली फ़ोन करूँगा उनके टेक्निकल सपोर्ट पे, तो वो मुझे हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि बोलेंगे आपका जो सर्वर है जिसके ऊपर आपने ESXi इंस्टॉल किया वो मेरी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट में नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए आप ESXi इंस्टॉल कर सकते हो, बट ऑफिशियली आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, ये कहता है कि अगर आपको कंपैटिबिलिटी गाइड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस URL पे जाके आप कंपैटिबिलिटी गाइड देख सकते हो कि कौन कौन से हार्डवेयर सपोर्टेड हैं, कौन से नहीं हैं। मैं इंटर क्लिक करता हूँ कंटिन्यू करने के लिए। अब ये पूछता है लाइसेंस अग्रीमेंट। हर एप्लीकेशन के साथ एक लाइसेंस अग्रीमेंट आता है जब आप इंस्टॉल करते हो। इसके साथ भी भाई सेम केस है, तो आपको F11 दबाना पड़ेगा जी, लाइक इट और नॉट। उसके बाद अब ये स्कैन करेगा, स्कैन करके अपने ये डिवाइसेस ढूंढेगा कि इस सर्वर के ऊपर कितने लोकल डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये इंस्टॉलेशन हो सकती है। इसको एक डिवाइस मिलता है, ये मेरी लोकल हार्ड ड्राइव 15 GB की। मैं कहता हूँ येलो से हाईलाइटेड है, दैट मीन्स मैं इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ, ये हाईलाइटेड है। मैंने इंटर पे क्लिक किया। अब ये कहता है कि आप लैंग्वेज कौन सी चूज़ करना चाहते हो। मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट US इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब ये कहता है एंटर अ रूट पासवर्ड। रूट इसलिए कहता है क्योंकि ये जो मेरा ESXi है ये एक लिनक्स कर्नल पे रन कर रहा है, और लिनक्स में कभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिन अकाउंट होता है वो हमेशा रूट होता है लिनक्स में। विंडोज़ में हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसलिए मेरे को बोलता है ये रूट पासवर्ड। तो मैं इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, welcome@123, और मेरे को नीचे पासवर्ड दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा, welcome@123। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पासवर्ड्स मैच लिख कर आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक बैक स्पेस की मारता हूँ, अब यहाँ पे लिख कर आ गया पासवर्ड्स डू नॉट मैच, जितनी बार भी मैं एंटर की मारूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे नहीं जाएगा वो, राइट। पासवर्ड्स मैच लिख कर आना बहुत ज़रूरी है। जब पासवर्ड्स मैच लिख कर आएगा तभी जब मैं एंटर की मारूंगा तब वो आगे बढ़ेगा, राइट। आप यहाँ से कम स्क्रीन से वेरीफाइड हो जाता है कि क्या पासवर्ड्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपने कुछ गलती से अगर टाइप किया तो काफ़ी हेल्पफुल स्क्रीन रहती है इंस्टॉलेशन के टाइम पर। अब यहाँ पे ये सिस्टम स्कैन कर रहा है, बेसिक डिटेल्स ये गैदर कर रहा है, और उसके बाद हमें ये इंस्टॉलेशन करने के लिए फाइनल कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट देगा, क्या आप फाइनली इंस्टॉल करना चाहते हैं, आर यू कन्फर्म्ड। उसके बाद हम कंफर्म करके इसका इंस्टॉलेशन चालू करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप सबसे, अगर आपको कोई भी डाउट कंसर्न हो, कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। एक मिनट में इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, लेट्स वेट फॉर इट।
जितनी देर में इन्फॉर्मेशन आ रही है, ESXi जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिनक्स में पुट्टी होता है और विंडोज़ में हमारा RDP होता है, ऐसे ESX को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं VI क्लाइंट। VI क्लाइंट एक पुराना नाम है जिसका फुल फॉर्म होता था वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट, बाद में इसको vSphere क्लाइंट कहने लगे, अब इसको डेस्कटॉप क्लाइंट भी कहते हैं। नाम अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन एक ही है, राइट। तो ये टूल से हम अपने एक ESX को कनेक्शन बना के मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कहता है कि एक लास्ट कंफर्मेशन दे रहा है, कह रहा कंफर्म इंस्टॉल, आप इंस्टॉल करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ भी मेरे पास एंटर नहीं है, अगर मैं एंटर इंस्टॉल करूँ या की प्रेस करता रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कहता है F11 आपको दबाना इंस्टॉल करने के लिए। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन की बात करोगे हर जगह एंटर ही काम करता है, कुछ भी है आप एंटर दबा दो और वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप इंटेंशनली स्क्रीन को पढ़ रहे हो और आप F11 दबा रहे हो। जब आप F11 दबा रहे हो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं कि आपने देखा नहीं है, गलती से एंटर मार दिया और वो स्क्रीन आगे बढ़ गई। अब ऐसा नहीं होता, मतलब इस इंस्टॉलेशन के साथ जब आप यहाँ पे F11 दबाते हो तभी इंस्टॉलेशन आगे बढ़ती है, आपको पता है कि हाँ आप इंस्टॉल कर रहे हो, चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी जैसे ही कंप्लीट होगी एक बार रिबूट करने के लिए बोलेगा, और रिबूट करने के बाद हम इसकी जो सपोर्टेड यूटिलिटी है VI क्लाइंट जिसके थ्रू हम अपने ESX को मैनेज करेंगे, वो एक बार हम क्विकली इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्क स्टेशन है इस पे मैं अपना नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ ताकि जो मेरा ESX है मेरे सेम लैब के नेटवर्क पे आ जाए और ये बाकी मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। जितनी देर में चल रहा है कि मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि जो VMware के डिफ़ॉल्ट लैब टॉपिक्स हैं वो तो हम कवर करते ही हैं, लेकिन साथ में हम कुछ और भी कवर करते हैं। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कुछ ऑप्शंस हैं जो VMware की ऑफिशियल करिकुलम पे आपको नहीं दिखेंगे बट हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये एडिशनल ट्रेनिंग टॉपिक्स है जो होता है वर्चुअल सेंटर लिंक मोड। अगर आपके पास इन्वायरमेंट में एक से ज़्यादा वर्चुअल सेंटर है तो आप उनको इकट्ठे कैसे मैनेज करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ विंडोज़ 7 की या 2003 की, आपके लैपटॉप पे अगर एक हार्ड ड्राइव फेल कर गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा, राइट। फिर उसका कुछ यूज़ नहीं रह जाता है। ESXi के साथ क्या है कि अगर एक हार्ड ड्राइव फेल भी कर गई, राइट, तब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एक ESXi पे बहुत सारी आपकी वर्चुअल मशीन्स चलती हैं। किसी भी हार्डवेयर की फेलियर की वजह से सारी की सारी VM सफ़र नहीं कर सकती हैं। तो ये कैसे काम करता है, अगर कोई लोकल स्टोरेज अगर फेल भी कर जाए ये मैं आपको दिखाऊंगा। एडवांस vMotion कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। vMotion होता है कि एक VM को मैं एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज में ले जा सकता हूँ। vMotion होता है कि मैं एक ESX से दूसरे ESX में अपने VM को ले जा सकता हूँ विदाउट पावरिंग ऑफ किए, ये vMotion होता है। लेकिन अब कुछ नई चीज़ आई है मल्टीलिंक vMotion, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। स्टोरेज की पोर्ट बाइंडिंग आप चाहते हैं आपका जो iSCSI स्टोरेज है वो डेडिकेटेड 2 नेटवर्क कार्ड से ही जाए, माफ़ कीजिएगा किसी और के साथ ना जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। स्टोरेज प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्टोरेज को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोफाइल्स में। VMware की नई टेक्नोलॉजी आई है 5.5 से, वर्चुअल फ्लैश फाइल सिस्टम। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एक ESX पे लोकल SSD लगी हो, अगर आपके इन्वायरमेंट में SSDs नहीं है लेकिन अगर आप एक SSD इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअल मशीन्स उसका कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। रॉ डिवाइस मैपिंग होती है कि एक लन को जो स्टोरेज से लन आता है वो आप डायरेक्टली एक VM पे कैसे साइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और VM लेवल का बैकअप क्या होता है। अब ट्रेडिशनल वे ऑफ बैकअप चले गए हैं, अब VM लेवल बैकअप आ गए हैं। तो आप एक वर्चुअल मशीन का बैकअप करते हैं रिगार्डलेस द फैक्ट कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इफ़ आई गो बैक टू द लैब, ये मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये कहता है कि ESXi 6 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और कहता है कि आप इसको रिबूट करो। मैं एंटर मारता हूँ और ये मेरा सर्वर को एक बार क्विकली रिबूट कर देगा। जब तक ये रिबूट होके अप आता है एक बार इसको देख लेते हैं कि ये अप कैसे आता है। एक बार आप स्क्रीन देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसकी यूटिलिटी इंस्टॉल करते हैं और फिर हम देखेंगे हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं।
ये अपनी फाइल्स लोड करने लगता है और बैकग्राउंड में ये अपनी बूटिंग अप चालू कर देता है। अब यहाँ पे इसके कुछ अपने इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जिनको ये इनिशिएट करेगा और ये इसका इंस्टॉलेशन चालू करेगा, मतलब इनको बूट करने की कोशिश करेगा। इतनी देर में हम अपनी दूसरी मशीन पर आते हैं कि विंडोज़ 7 मेरी मशीन है। इस पर मैं क्या करता हूँ, वो यूटिलिटी इंस्टॉल करता हूँ VI क्लाइंट, जिसके थ्रू मैं अपनी ESX को मैनेज करूँगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि एक ISO माउंट करनी है जहाँ पे वो यूटिलिटी पड़ी हो, राइट। ये ऑलरेडी माउंटेड ISO है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे ये vSphere क्लाइंट यूटिलिटी है, जिसको हम vCenter डेस्कटॉप क्लाइंट भी या VI क्लाइंट कह सकते हैं। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है। बेसिक आपसे एक दो नेक्स्ट क्लिक करने के लिए कहेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। ये मेरा ESXi बूट हो गया और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि VMware ESXi 6 वर्जन है, ये इसका बिल्ड नंबर है। ये वर्क स्टेशन में रन कर रहा हूँ इसलिए VMware लिख कर आ रहा है। अगर कोई HP या डेल या किसी हार्डवेयर पे रन कर रहा होता तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती, कौन सा CPU रन कर रहा है, कितनी मेमोरी है, ये बेसिक डिटेल्स। और इसने मेरी लैब से DHCP से एक IP पिक कर लिया है, राइट। अब इसको मैनेज करने के लिए इस IP पे मैं कनेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी क्लाइंट की, जो मेरा क्लाइंट मैं इंस्टॉल कर रहा था मैनेज करने के लिए, उसके बेसिक लैंग्वेज पूछ रहा है। ये लैंग्वेज मैं इंग्लिश रखता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। वेलकम टू द विज़ार्ड में इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट लाइसेंस अग्रीमेंट, यू हैव टू अग्री। ये पूछता है कि आप कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, बेसिक डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, और इसका ये इंस्टॉलेशन चालू। अब जब ये यूटिलिटी इंस्टॉल हो जाएगी, इसका हमारे पास एक आइकन बन के आ जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, और इस टूल के थ्रू जब हम इंस्टॉल करें अपना ESXi हम मैनेज करेंगे। ये इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हुआ, ये मैंने फिनिश पे क्लिक किया और ये मेरा क्लाइंट टूल आ गया, राइट। VMware vSphere क्लाइंट, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक किया। अभी कहता है कि आप कनेक्शन किस पे बनाना चाहते हो। जो मेरे ESXi का IP है वो 208 है। मैं यहाँ पे 208 टाइप करता हूँ। रूट में टाइप करूँगा क्योंकि मेरा जो ESX है वो लिनक्स कर्नल पे है। लिनक्स पे हमेशा जो एडमिन अकाउंट होता है वो रूट होता है। और मैं पासवर्ड स्पेसिफाई करूँगा जो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर दिया था। VMware का जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अपना खुद का एक डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट होता है जो वेंडर खुद देता है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट वार्निंग है। मैं इसको कह देता हूँ कि आप इस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लो और इग्नोर कर दो कि ये अगली बार ना आए। अब इसने मेरे क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए और उसने मुझे लॉगिन करने दिया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि जो आपका ESXi है इसमें कोई की नहीं पड़ी है, ये ट्रायल वर्जन के लिए चलेगा 60 डेज़ बाद, और उसके बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। मैं कहता हूँ ओके। मैंने IP से कनेक्शन बनाया तो इसका IP आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास बेसिक डिटेल्स आ गई कि ये मेरा VMware ESXi 6 वर्जन पे चल रहा है, इवैल्यूएशन है, राइट। ये इसकी एक समरी आ गई। आप देख सकते हो कि अपने ESX के बारे में मैन्युफैक्चरर कौन है, कितना CPU, कितना लाइसेंस, बेसिक डिटेल्स इसकी आ जाएंगी। यहाँ से कौन सी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, कितने CPU, कितने रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ CPU एंड मेमोरी इसके ऊपर हैं ESX के ऊपर, आप ESX देख सकते हो। परफॉर्मेंस अगर आपको गैदर करनी है तो परफॉर्मेंस चार्ट से आप देखोगे कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हो ESX के अंदर, यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। स्टोरेज ऐड करना है, नेटवर्किंग में चेंज करना है तो आप सब यहाँ से करोगे। फिर कोई यूज़र अकाउंट बनाना चाहते हो लोकल, आप यहाँ से करोगे। कोई इवेंट आता है, अगर आप कुछ भी काम करते हो उसका एक, जैसे हमें विंडोज़ में होती है इवेंट व्यूअर, वैसे ही हमारे यहाँ पे इवेंट्स आते हैं। तो ये इवेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। और कौन कौन ESX पर लॉगिन कर सकता है उसको परमिशन जो दी हुई है, जो अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली ESX पे उनकी परमिशन है। अब ESX पे मेरा बेसिक काम होता है वर्चुअल मशीन्स बनाना। तो जब मैं ESX पर राइट क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑप्शन आता है न्यू वर्चुअल मशीन बनाने का। मैं न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ। वर्चुअल मशीन एक मेरी सर्वर है जो हम लोग, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग पहले सर्वर्स खरीदते थे फिर उनको रैक में डिप्लॉय करते थे। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट में वो एक VM हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ ESX पर राइट क्लिक करके एक VM बनाता हूँ। अब जब ये VM का मेरे पास विज़ार्ड आया है तो मेरे पास विज़ार्ड में ऑप्शन आता है टिपिकल और कस्टम।
टिपिकल चूज़ करूँगा कम ऑप्शन मिलेंगे, कस्टम चूज़ करूँगा ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, राइट। मैं कस्टम चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मुझसे पूछता है कि आप वीएम का नाम क्या देना चाहते हो। मैं कहता हूँ वीएम का नाम मैं VM01 देना चाहता हूँ, या कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो कर रहे हो। ये पूछता है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, उस जो वर्चुअल मशीन आप बना रहे हो उसकी फाइल्स आप कहाँ रखोगे, कोई आपको स्टोरेज देना है तो मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज है आप वो ले सकते हो। अब ये कहता है कि वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर वर्जन आप क्या लेना चाहते हो। इसका मतलब ये होता है कि हर वर्चुअल मशीन का एक हार्डवेयर वर्जन है। जब आप 11 वर्जन से बनाते हो तो वो वर्चुअल मशीन सिर्फ ESXi 6 और उसके बाद यानी कि 6.1 7 जो भी वर्जन आएंगे उन पे चल सकती है। अगर आप 10 वर्जन यूज़ करते हो तो मतलब आपका जो ESX का वर्जन होना चाहिए वो 5.5 या 6 होना चाहिए। तो ऐसे करके वर्जन्स आप चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं 11 चूज़ करता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे पास 6 अवेलेबल है। अब ये कहता है कि इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो। यहाँ पे फैमिलीज डिफाइंड है, विंडोज़, लिनक्स या अदर। जब आप विंडोज़ चूज़ करोगे तो आपको सारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा, राइट। अगर आप लिनक्स चूज़ करोगे तो आपको लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा। अगर आपके पास कुछ लिनक्स या विंडोज़ के अलावा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे अगर आपको इंस्टॉल करना है सेरेनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर आप ओरेकल का सोलारिस इंस्टॉल करना चाहो या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहो तो अदर 32 64 बिट ले सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं विंडोज़ 8 64 बिट इंस्टॉल करूँगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर ये मुझे पूछता है कि कितने CPUs और कितने प्रोसेसर आप देना चाहते हो, आप वो डिफ़ाइन कर सकते हो। फिर ये पूछता है कि आप कितनी रैम देना चाहते हो, आप वो डिफ़ाइन कर सकते हो, राइट। और फिर ये आपसे पूछता है कि आप नेटवर्क कार्ड कौन सा लगाना चाहते हो। एक वर्चुअल मशीन पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि किस तरीके का आप नेटवर्क अडेप्टर यूज़ करना चाहते हो। VMX Net 3 सबसे लेटेस्ट है तो हमेशा यही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर ये कहता है कि आप कौन सा SCSI कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो फिज़िकल मशीन होती है, अगर आप उस पर जब एक हार्ड ड्राइव लगाते हो वो एक मदरबोर्ड के कंट्रोलर पे कनेक्ट करती है, राइट। तो यही चीज़ वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी होती है। यहाँ पे जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ करते हो तो VMware इज़ इंटेलिजेंट इनफ कि आपको वो बता देता है कि इसके लिए कौन सा कंपैटिबल कंट्रोलर है। तो यहाँ पे आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो क्योंकि आपको हमेशा ही VMware एक राइट सजेशन देगा। यहाँ पे कहता है कि अगर आपको नई डिस्क बनानी है या आप एक एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कहता है कि आप जो डिस्क बनाना चाहते हो कौन सी बनाना चाहते हो, थिन या थिक। थिन का मतलब होता है कि जगह धीमे धीमे करके दे, थिक का मतलब होता है एक बार में दे दे। मैं अभी के लिए थिन यूज़ करता हूँ। ये मेरे को बोलता है कि आप 40 GB डिफ़ाइन तो कर रहे हो VM को, लेकिन आपके पास स्टोरेज में इतनी जगह नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, दैट्स ओके। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क आप कैसी बनाओगे, या आपकी डिस्क नंबर कौन सा है ये, राइट, कि आपका पहली डिस्क है, सेकंड डिस्क है। यहाँ से आप अपने नंबर्स चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहली डिस्क है तो 00 होता है। अगर आप विंडोज़ XP इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ID ही लिख कर आता है। और इंडिपेंडेंट का ऑप्शन होता है कि अगर आप स्नैपशॉट में चाहते हो कि पार्टिसिपेट ना करें डिस्कें तो आपको ये इंडिपेंडेंट करनी होती हैं, राइट। अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये एक समरी आ गई मेरे पास कि क्या समरी होगी VM की, और मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। फिनिश पे क्लिक करूँगा, मैं नीचे देखता हूँ कि टास्क चला, राइट, क्रिएट वर्चुअल मशीन, ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब इस VM को मैं हाईलाइट करता हूँ, उसको मैं पावर ऑन कर सकता हूँ। जब मैं VM को पावर ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर एक ग्रीन चेक आ गया, और जब इसका मैं कंसोल ओपन करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि इस VM के अंदर क्या रन कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक जैसे विंडोज़ 2008 का, विंडोज़ 7 का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चूज़ किया, जैसे आप फिजिकली इंस्टॉल करते हो वैसे ही आप वर्चुअली इंस्टॉल कर सकते हो। एक चीज़ मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि जब आप एक वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो या जब आप एक फिजिकल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, VMware ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं करता है। मतलब आप ये मत सोचें कि अगर मैं फिजिकल में लिनक्स या 2008 इंस्टॉल कर रहा हूँ या मैं अगर वर्चुअल मशीन पे कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि VMware कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर देगा या बैकग्राउंड में कुछ चेंज कर देगा। कुछ भी चेंज नहीं करता है VMware। एग्जैक्टली जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे का वैसा ही रहेगा, एक फाइल का भी चेंज नहीं करता है।
ऑलराइट जी, यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड आया है। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे एक बेसिक इंस्टॉलेशन होती है, राइट। कोई डाउट, कंसर्न, क्वेश्चन हो आप लोग को तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। थैंक यू, दैट वाज ऑल द डेमो ऑल अबाउट, और दिस इज़ अबाउट मी। मैं वैभव तिवारी, मेरे पास अराउंड 7+ ईयर्स का वर्क एक्स है, और मैं VMware में पिछले 5.5-6 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं 5.1 5.5 सर्टिफाइड हूँ। काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, एक डेटा सेंटर माइग्रेशन भी कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है। इन अ नटशेल दिस इज़ अबाउट मी। थैंक यू जी। कोई डाउट, कंसर्न, क्वेश्चन, कोई क्वेरी जो मैं आपके लिए आंसर कर सकूं बिफोर वी रैप दिस अप? ओके जी। बाकी मेरी आप सब जी, ये आप गूगल पे देख सकते हैं। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि पाकिस्तान में कौन से आपको इंस्टीट्यूट हैं, वो हसन जी आपको हेल्प कर सकते हैं कि बताने के लिए कि कौन से ऑथराइज वेंडर्स हैं। हम ऑथराइज वेंडर्स नहीं हैं, तो हम आपको क्लास आईडी नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिकल ही यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आपको क्लास आईडी, अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको क्लास आईडी के थ्रू जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम्म हम्म। देखिए जी, क्लाउड की जो फाउंडेशन है वो डेटा सेंटर पे ही चलती है, क्योंकि जो क्लाउड है उस पर वो किसी हाइपरवाइज़र के ऊपर रन करता है, राइट। क्लाउड तो एक टर्म है, लेकिन रन तो किसी हाइपरवाइज़र पे करता होगा, चाहे वो हाइपर वी पे रन करे, चाहे वो जैसे अमेज़ॉन वाले हैं, जैसे मैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की बात करूँ, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि किस हाइपरवाइज़र पे वो रन कर रहे हैं। लोगों का स्पेक्यूलेशन है कि उनका अपना खुद का हाइपरवाइज़र है, लेकिन आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाओगे, वो कोई तो हाइपरवाइज़र रन कर ही रहा होगा, उसी के ऊपर ही क्लाउड सर्विसेज देगा। मैं तो कहूँगा जी, पहले आपको डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या है, एक कोर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्लाउड किसके ऊपर काम करता है। जब आपको ये एक फंडा क्लियर होगा कि क्लाउड किसके ऊपर काम करता है और कैसे काम करता है, तब आपके लिए क्लाउड थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपके जो भी फीडबैक हों, जो भी सजेशंस हो, प्लीज़ जो हसन जी ने फेसबुक पेज शेयर किया, आप उस पर ज़रूर अपने कमेंट्स और जो भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई भी रिकमेंडेशन, अगला डेमो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं जी, ट्रेनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी, हम आपको सिर्फ यहाँ पे नॉलेज और प्रैक्टिकल शेयर कर रहे हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आज आप VMware का सर्टिफाइड करिकुलम देखोगे ना, आप अगर बोलते हो कि मेरे को भाई VMware की ऑफिशियल क्लास आईडी लेनी है, मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, VMware साफ लिखता है अपनी ब्लैक एंड वाइट में अपनी वेबसाइट पर कि अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेने आ रहे हो, VMware सर्टिफाइड ऑथराइज से ट्रेनिंग लेने आ रहे हो, आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए VMware का। अगर आपके पास आपके पास अगर वो सर्टिफिकेशन है, तो आपको बिल्कुल वो परस्यू करना चाहिए जो ऑथराइज है, क्योंकि ऑथराइज में 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और उनको अपना बैच रैप अप करना है, क्योंकि VMware से यही गाइडलाइंस है। अब आप कंसर्न ये, जब आपने कभी VMware या किसी बंदे ने जब कभी VMware देखा नहीं, उस पर काम नहीं किया, वो 5 दिन में कैसे समझ जाएगा कि क्या पूरा VMware है। वो 5 दिन वो ट्रेनर बोलता रहेगा, आप हाँ हाँ करते रहेंगे, और छठे दिन या अगले उसके अगले हफ्ते आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि VMware खुद ही कहता है कि अगर आपको ट्रेनिंग करने आना है, कम से कम 2-3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या टारगेट करते हैं, हम ये टारगेट करते हैं कि हम वो फाउंडेशन आपको दे सकें।
इसीलिए हमारी और VMware की फ़ीस में बहुत फ़र्क है। अगर हम ऑथराइज होते तो बिल्कुल हम भी VMware की गाइडलाइन ही फॉलो करते, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकूँ। एटलीस्ट जब आप एक VMware का एनवायरनमेंट देखो या जब आप ऑथराइज ट्रेनिंग लेने जाओ, आपको चीज़ें पता हों, आपको ये ना लगे कि यार ये ट्रेनर क्या बोल गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि जब आप एक ऑथराइज ट्रेनिंग करने जाओगे, वहाँ पे तकरीबन 20 लोग बैठे होंगे। आप ट्रेनर से छोटी छोटी चीज़ें पूछोगे ना। मैंने एक्चुअली करी हुई है VMware की ट्रेनिंग्स यहाँ दिल्ली में, तो मतलब मुझे पता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिल्ली या कहीं पर भी हो, वो एक ही गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। क्योंकि वो कोई भी क्लास हो, चाहे वो इंडिया में पढ़ाएं या पाकिस्तान में पढ़ाएं, गाइडलाइंस तो वो VMware की फॉलो कर रहे हैं ना, कोई अपनी गाइडलाइन तो उनकी है नहीं। और ट्रेनर को 20 लोगों को पढ़ाना है, 5 दिन में बैच रैप अप करना है, उसका मंडे से नया बैच आ रहा है। अब वो ये नहीं कर सकता कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताए। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें बताएगा आपको, तो वो 5 दिन में आपको बैच नहीं ख़त्म कर पाएगा। फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि उसने क्यों नहीं बैच ख़त्म किया 5 दिन में। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये होती है, एटलीस्ट हम आपके बेसिक्स फंडे क्लियर कर सकें, आपको एक अच्छी लेवल की बेसिक नॉलेज दे सकें, ताकि जब आप अपने इन्वायरमेंट पे काम करें या जब आप ऑथराइज ट्रेनिंग लेने जाएं, एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या ट्रेनर बता रहा है, क्या ट्रेनर नहीं बता रहा है। दिस इज़ वॉट आई फील। मैं जी 50 घंटे की मेरी ट्रेनिंग होगी, राइट। तो 50 घंटे की ट्रेनिंग में मैं आपको दिन में 2 घंटा या मे बी 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मैं पढ़ाऊँगा। मैं आपको तकरीबन 1.5 महीने पढ़ाऊँगा। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊँगा, मैं आपको हर एक एक चीज़ डेप्थ में बताऊँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको एक PDF शेयर करूँगा, आप उस PDF को पढ़ें लाइन बाय लाइन। 800-900 पन्ने की किताब है। मैं समझता हूँ कि 800-900 पन्ने की किताब पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे PDF को, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और बाकी कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर हैं, राइट। तो जब आप ये एक पूरी क्लास कर लेंगे, तो आपको एक अपने में बहुत VMware के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट जब आप ये स्क्रीन देखते हैं आज की तारीख में, अगर आपने काम किया हुआ है, तो आपके लिए ये स्क्रीन एक फेमिलियर सी होगी। हाँ, ये तो स्क्रीन में जानता हूँ ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आपने स्क्रीन नहीं देखी है, ये सोचिए आप 5 दिन में मैं कैसे सब कुछ बता दूंगा। ये 5 दिन में उनके लिए अच्छा है जो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि VM पे राइट क्लिक करके स्नैपशॉट में ये ऑप्शंस क्या है और इन सब का मतलब क्या है। अब अगर मैं आपको जब पढ़ाने लगूंगा, तो मैं स्नैपशॉट में आपको समझाऊंगा ये टेक स्नैपशॉट में हर ऑप्शन का मतलब क्या है, ये चेक मार्क का मतलब क्या है और इस चेक मार्क का मतलब क्या है। जब दोनों चेक मार्क नहीं लगते हैं तब मतलब क्या है। स्नैपशॉट बैकग्राउंड में एक्चुअली काम कैसे करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको मुझे बताने में, जो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बोलूँगा, कम से कम मुझे 4 घंटे लगेंगे आपको पूरा स्नैपशॉट समझाने में। और 4 घंटे एक इंस्टीट्यूट में, ऑथराइज सेंटर में कभी आपको नहीं देगा वो VMware का स्नैपशॉट समझाने में। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास और भी टॉपिक्स हैं और 5 दिन में कंप्लीट करना है। आप खुद ही सोचो वो कैसे 5 दिन में, अगर वो इतने डेप्थ में पढ़ाएगा, एक एक छोटी चीज़ पढ़ाएगा, तो आपको कैसे कंप्लीट करेगा वो। नो प्रॉब्लम जी। और कोई डाउट, कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो जो मैं आपके लिए आंसर कर सकता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल। आप लोग आए, आपने डेमो अटेंड किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कोई भी डाउट कंसर्न्स हो, आप हसन जी को ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, और हसन जी मुझे बता देंगे उसके बारे में। थैंक यू वंस अगेन। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़ जी।